Okay, we are now going to have a quick revision of lesson number 4, SEBI ICDR regulations. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें तो आपने शायद स्कैनर वगैरह भी देखा होगा, तो इसका वेटेज ज्यादा है. ठीक है, इस चैप्टर से कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो होते भी टफ कैटेगरी के हैं. ठीक है, तो जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस हो सकता है कुछ एक आध इजी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन स्टिल प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पुटअप होगा तो आप ये मान के चलिए कि वो टफ की कैटेगरी में होगा. तो सबसे पहला सजेशन तो मेरा ये है कि अगर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो आप उसको पहले अटेम्प्ट मत करिएगा. ठीक है, हमने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि कैपिटल मार्केट के पेपर में SLCM में कुछ क्वेश्चंस वेरी टफ की कैटेगरी में होंगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली. उन क्वेश्चंस को देख के आप अपना मोरल डाउन नहीं करेंगे कि भाई ये हमसे नहीं होगा, पूरा पेपर हमारा जाएगा. बट वो वेरी टफ की कैटेगरी वाले क्वेश्चन 20% ही होंगे. 80% पेपर ऐसा होगा जो आपके लिए इजी होगा. और उन वेरी टफ की कैटेगरी में एक क्वेश्चन इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ICDR रेगुलेशन से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा. ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब आप पूरा पेपर सारा जो आपको आता है जब आप वो कर लेंगे, तब आप ICDR के उस क्वेश्चन की तरफ मूव करिएगा. ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन आए वो आपको आता हो, अगर आता हो तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी बात, ICDR रेगुलेशन का कुछ पोर्शन पार्ट बी में भी कवर्ड है, यानी जो प्रोसेसेस हैं, बुक बिल्डिंग है, ग्रीन शू ऑप्शन है, ठीक है, अलॉटमेंट की कैटेगरीज हैं, ये सब जो पार्ट बी है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, वहां पर भी कुछ पोर्शन दिया है, एंकर, इन्वेस्टर एंड एवरीथिंग, वो सब पार्ट बी में दिया है. तो आई एम श्योर कि वो सब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो कवर हो चुका है. ठीक है, तो अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ICDR रेगुलेशन. ये रेगुलेशन बेसिकली बात करते हैं जब भी कोई कंपनी इशू निकालता है. ठीक है, किस तरह से इशू निकाल सकता है कोई कंपनी? IPO निकाल सकती है, FPO निकाल सकती है. जैसे कि आप रिसेंटली देख रहे होंगे आजकल बड़ी सारी कंपनीज के IPOs आ रहे हैं. रिसेंटली अभी नाइका का भी IPO आया है. ठीक है, देन पेटीएम का भी अभी एक दोबारा IPO आया है. सो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स ऑफर करती हैं पब्लिक को. दैट इज व्हाट इज नोन एज एन IPO. लेकिन एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, रिलायंस कंपनी, आज अगर कैपिटल रेज करना चाहती है तो कैपिटल रेज करने के लिए वो भी पब्लिक इशू निकालेगी, लेकिन उसको IPO नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? FPO. ठीक है, फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तो इन रेगुलेशंस के अंडर सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं कि किस तरह से कैपिटल को इशू किया जाएगा. IPO, FPO या जितनी तरह से भी पब्लिक इशू किया जाता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं. अपार्ट फ्रॉम IPO, FPO हम लोग इसमें बात करेंगे राइट इशू की, बोनस इशू की, QIP की. व्हाट वाज QIP? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट्स. ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट जो कि अलॉटमेंट किया जाता है QIBs को. ठीक है, उसकी भी बात करेंगे. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पब्लिक इशू की भी बात करेंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की भी बात करेंगे. कुल मिला के जितने तरीके से भी शेयर इशू किया जा सकता है उनके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, उसके ऊपर ये रेगुलेशन बनाई गई है ICDR रेगुलेशन. ठीक है, फाइन. चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ICDR रेगुलेशंस. ओके, बैकग्राउंड वगैरह तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इशू पर. नाउ आई एम कंसिडरिंग कि आप लोग ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो बहुत इन डेप्थ पे हम नहीं जाएंगे. बीच में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में आपका डाउट भी है तो आप वो पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन. ठीक है, फाइन. चलिए, टाइप्स ऑफ इशू की बात करते हैं. अभी अभी हमने आपको बताया कि ICDR रेगुलेशन किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है. IPO के ऊपर, FPO के ऊपर, राइट शेयर्स के ऊपर, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. व्हाट वाज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? किसको इशू किया जाता था? व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस. एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स में शेयर किसको इशू किए जाते थे? QIBs को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को. नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग मीनिंग. यहां पर आ जाइए. सबसे पहले इसके प्रोसीजर की बात करें. यहां तक कोई डाउट था किसी को? नो? ओके. ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट. जब हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस का ही दूसरा नाम होता है ऑफर डॉक्यूमेंट. जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लॉन्च करती है, पब्लिक को शेयर देना चाहती है, तो उसके लिए उसको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट.
इस ऑफर डॉक्यूमेंट में यानी इस प्रोस्पेक्टस में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं उस इशू के, लेकिन उस ऑफर डॉक्यूमेंट को लोगों को देने के पहले क्या आप बता सकते हैं किसको दिया जाता है? सेबी को। सेबी को ये ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है ताकि सेबी उसमें चेंजेस बता सके, एंड जब वो ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी से अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद हम उसे किसको दे देते हैं? पब्लिक को। ओके, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वही ऑफर डॉक्यूमेंट है जो सेबी को दिया जा रहा है जिसमें अभी चेंजेस हो सकते हैं। देन व्हाट वाज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? बुक बिल्ड इशू में जो प्रोस्पेक्टस यूज होता है, क्योंकि बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में देयर इज नॉट अ श्योरिटी कि प्राइस क्या डिसाइड होगा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस अगर आपको याद हो तो वो एक बिडिंग प्रोसेस होता था, लोग बोली लगाते थे कि हम कितने रुपए पे शेयर्स लेना चाहते हैं, राइट? नाउ जब उसमें प्राइस डिसाइडेड नहीं है, शेयर्स डिसाइडेड नहीं है, ऐसे इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस को क्या कहा जाता था? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, तो सबसे पहले बता रहे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होगा। ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देखिए किसके पास फाइल किया जाता है? सेबी के पास, और सेबी इसमें 30 दिन के अंदर अंदर ये बताएगा कि क्या क्या चेंजेस या क्या क्या अमेंडमेंट्स इसमें करनी है। फिर ऑफर डॉक्यूमेंट होता है और ये ऑफर डॉक्यूमेंट किसको दिया जाता है? पब्लिक को। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी एक तरीके का ऑफर डॉक्यूमेंट ही होता है, प्रोस्पेक्टस ही होता है, जो कि किस सिचुएशन में यूज किया जाता है? इन केस ऑफ बुक बिल्ड इशू। एनी डाउट? नो? ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं अब हम लोग बात करेंगे आईपीओ की एंड एफपीओ की। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है पब्लिक को तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आईपीओ। और अगर कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी फिर से शेयर इशू करना चाह रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एफपीओ। देखिए लिखा है एन आईपीओ इज डन बाय एन अनलिस्टेड इशूअर व्हाइल अ एफपीओ इज डन बाय अ लिस्टेड इशूअर। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, इनके ऊपर आईसीडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होगा जब कोई कंपनी आईपीओ निकाल रही है, राइट इशू निकाल रही है, वेयर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इशू इज 10 करोड़ रुपीज और मोर। ठीक है, आई होप दिस वाज नॉट अ डाउट। जब कोई कंपनी आईपीओ निकालेगी तो आईसीडीआर लगेगा, राइट शेयर्स निकाल रही है तो भी आईसीडीआर लगेगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है? एग्रीगेट वैल्यू शुड बी 10 करोड़ रुपीज और मोर। एफपीओ निकाल रही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट्स है, आईडीआर्स की ऑफरिंग है। व्हाट वाज आईडीआर? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या थे? बताइए, ये कौन सी कंपनी के शेयर थे? फॉरेन कंपनी के शेयर्स विच आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी, इनकी भी लिस्टिंग होती है। राइट इशू ऑफ आईडीआर, देन आईपीओ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देन लिस्टिंग ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये याद आया? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स द एंड ये टॉपिक था। जो कंपनीज टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, साइंटिफिक एरियाज में काम करती हैं, स्टार्टअप्स जो होती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वो अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली द बोनस इशू। इतने इशू हैं जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नाउ अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद फॉर आईपीओ। कह रहे हैं आईपीओ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले इन्होंने दिया था नॉट एलिजिबल। ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जो आईपीओ निकालने के लिए एलिजिबल नहीं है। आई होप दिस वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक। कह रहे हैं कौन कौन एलिजिबल नहीं है, जरा देखिए। इफ द इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर इज डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, if any of the promoters or directors are debarred from accessing the capital market, या फिर जो issuer है वो कौन है? willful defaulter है, या फिर any of the promoter is a fugitive offender। कौन होता है fugitive offender? हाँ, भगोड़ा कहते हैं जिसको हम लोग, है ना, जो देश छोड़ के भाग गया है। या if there are any outstanding convertible securities, अगर existing outstanding convertible securities हैं, मतलब में भी आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखे हुए हैं जो अभी शेयर में कन्वर्ट होना बाकी हैं, देन इन दैट केस आप आईपीओ नहीं निकाल सकते। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस में नॉट एलिजिबिलिटी की लिस्ट है, ये लोग आईपीओ नहीं निकाल सकते। ठीक है, आई होप इसमें भी कोई इशू नहीं है, डाउट नहीं है। अब आ जाइए नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 5(1) एंड 5(2). देखो 5(1) एंड 5(2) यही थे। ठीक है, नॉट एलिजिबिलिटी, ये जो नॉन एलिजिबिलिटी वाली कंडीशंस है ये किसके किसके ऊपर नहीं लग रही हैं?
कह रहे आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस ग्रांटेड टू इम्प्लॉइज। इम्प्लॉइज को अगर हम लोग शेयर दे रहे हैं वो क्या होता था, इसॉप, याद आया इसॉप। तो ये कह रहे हैं अगर इसॉप के थ्रू हम इम्प्लॉइज को शेयर दे रहे हैं तो उनके ऊपर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। फुल्ली पेड आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी which are required to be converted on or before the date of filing red herring prospectus। कह रहे हैं कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज थी लेकिन जब हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं उसके पहले ही वो सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर ये दोनों सिचुएशन है तो इनके ऊपर ये वाली कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। 5.1 एंड 5.2 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस। अब आ जाइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए ये क्लॉज याद है कि नहीं याद है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आईपीओ के लिए कौन कौन सी कंपनीज आईपीओ निकाल सकती हैं, बताइए कितनी कंडीशंस थी इसकी, 4 कंडीशंस थी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, इश्यूअर की नेट टैंजिबल एसेट कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स, और इसमें से कम 50% से ज्यादा, मतलब इसमें से 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट्स में नहीं होना चाहिए। याद आ गया, ठीक है। और इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल भी नीचे दिया हुआ है टेबल फॉर्म में, अगर आपको याद हो सेम चीज थी। तो सबसे पहली चीज ये कह रहे हैं कि इनका नेट टैंजिबल एसेट एटलीस्ट 3 करोड़ का होना चाहिए जिसमें से 50% से ज्यादा मॉनेटरी फॉर्म में ना हो। सेकेंड, इश्यूअर का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 15 करोड़ ड्यूरिंग द 3 preceding years। The issuer has a net worth of at least 1 crore in each of preceding 3 full years। और फोर्थ वाला क्या था, अगर कंपनी ने अपना नेम चेंज किया है तो कम से कम 50% ऑफ द रेवेन्यू उस न्यू नेम की वजह से होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कह रहे थे ये एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है आईपीओ की, यानी अगर कोई कंपनी इन चारों कंडीशंस को फॉलो कर लेती है तो वो आईपीओ निकालने के लिए एलिजिबल है। एनी डाउट इन दीज 4 पॉइंट्स? और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो वो आईपीओ नहीं निकाल सकती। क्या इसका कोई ऑल्टरनेट तरीका है? यस, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है कि अगर कोई कंपनी ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है एंड इशूअर नॉट सेटिस्फाइंग द अबव मेंशन कंडीशन शैल बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ ओनली इफ द इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग। कह रहे हैं पहली शर्त आप बुक बिल्डिंग मेथड से करिए और कम से कम 75% अलॉट करिए किसको, क्यूआईबीज को, ठीक है। सो दिस इज एन ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी नॉर्म, ये हमने आपको बताया होगा जब मेन लेक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 2 एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, या तो वो 4 पॉइंट्स, अगर आप एनी हाउ उन 4 पॉइंट्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी नॉर्म के हिसाब से आईपीओ निकाल सकते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट एसआर इक्विटी शेयर। क्या होते थे बताइए एसआर इक्विटी शेयर? सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, यानी कंपनी अपने कुछ शेयर होल्डर्स को, या रादर वी वुड से प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स को कुछ एडिशनल अधिकार देना चाह रही है, यानी कि इनके वोटिंग राइट्स ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के वोटिंग राइट से ज्यादा होंगे, और इनको क्या कहा जाता है, सुपीरियर वोटिंग राइट्स। और नीचे कुछ कंडीशंस दी गई थी, इन कंडीशंस के कंप्लायंस होने पर ही कंपनी एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज कंडीशंस? हाँ बेटा, ओके, एक डाउट आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये शायद मेन बैच में भी किसी ने पूछा था मेरे से सेम क्वेश्चन। एनीवेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड एसआर इक्विटी शेयर? यू ऑल रिमेंबर डीवीआर? डीवीआर याद है ना? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब ये होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स को जिनको डीवीआर दिया जा रहा है उनको अलग अलग अधिकार मिलेंगे। हो सकता है किसी को वोटिंग राइट मिले, डिविडेंड मतलब वोटिंग राइट मिले, डिविडेंड ना मिले। हो सकता है किसी को डिविडेंड मिले, वोटिंग राइट ना मिले। एसआर इक्विटी शेयर को सुपीरियर अधिकार मिल रहा है। सुपीरियर अधिकार का मतलब ये हो सकता है कि अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को एक वोटिंग अधिकार है तो हो सकता है इनको 2 मिल जाए, ठीक है। तो दे आर हैविंग मोर राइट्स, डिविडेंड भी मिलेगा इनको, वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे, बस इनके वोटिंग राइट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से ज्यादा होंगे। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इज अ कैटेगरी कि जिनको डीवीआर मिला है दे वुड बी गेटिंग डिफरेंट राइट्स, नॉट सुपीरियर राइट्स, ठीक है। तो उनको अलग अधिकार मिल रहे हैं, सुपीरियर नहीं मिल रहे हैं। वोटिंग राइट अगर उनको मिलेगा तो उतना ही मिलेगा जितना ऑर्डिनरी वालों को मिल रहा है, ठीक है, फाइन। और फिर इसके ये कंडीशंस थी। एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स? ये क्लियर था सबको, ठीक है। आगे बढ़े, फिर कोई पॉइंट समझाना हो तो बता दीजिए। नो,
चलो इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल बताइए, समझ में आ गया था सबको? ठीक है, दिस वाज डन बिकॉज इसमें कुछ नहीं करना था, लास्ट 3 इयर्स का देखना था। बस यहाँ जो ये लिखा है ना कि 31 मार्च 14, 15 और 16 को देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था। रीजन बीइंग देखो, अगस्त 2018 में निकल रहा है तो लास्ट 3 इयर्स देखे जाएंगे, तो आप ये देखोगे 16, 17, 18 देखोगे, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स के देखेगा 16, 17, 18 की। जो सेकेंड एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें उन्होंने देखो यही किया है, 16, 17 और 18 का ही देखा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये वही वाली कंडीशंस हैं, नेट टैंजिबल एसेट, नेट वर्थ वाली। फाइन, एनी डाउट टिल हियर इन द चैप्टर? नो? इफ यू विल नॉट आस्क आई विल कंसिडर इट इज डन। ओके, चलो जनरल कंडीशंस लेके चलते हैं। कह रहे हैं आईपीओ की कुछ जनरल कंडीशंस भी होती हैं। सबसे पहले कह रहे हैं अगर आप आईपीओ निकाल रहे हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ेगा, किसके लिए? लिस्टिंग के लिए। देन आपको डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा। बताइए डिपॉजिटरी के साथ किस चीज का अग्रीमेंट किया जाएगा? अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में इशू करने के लिए। अच्छा ये बताइए, कोई नई कंपनी जो भी शेयर इशू करेगी दैट हैज टू बी इन डीमैट फॉर्म, या वो फिजिकल में भी हो सकता है? जब भी कोई नया शेयर इशू होगा इट हैज टू बी कंपल्सरीली इन द डीमैट फॉर्म। ये ऑप्शन किसके पास होता है? होल्डर के पास होता है, शेयर होल्डर के पास होता है। वो डिसाइड करेगा कि उसको शेयर फिजिकल फॉर्म में रखने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर कह रहे हैं ऑल इट्स सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रमोटर्स आर इन डीमैट फॉर्म। प्रमोटर्स के पास जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो सब की सब किस फॉर्म में होनी चाहिए? डीमैट में। All its existing partly paid up shares have been fully paid up or have been forfeited. अगर आपके existing shares अभी partly paid up हैं, logically सोचिए existing shares हैं जो partly paid up हैं, तो अगर आपको पैसा चाहिए तो उनको fully paid up करो ना, उनसे पैसा मंगवाओ। नया issue launch करने की क्या जरूरत है? नया issue हम तभी launch कर सकते हैं जब वो existing partly paid वाले क्या हो गए हो? fully paid हो गए हो, ठीक है? And E point, it has made firm arrangement of finance through verifiable means towards 75% of stated means of finance for a specified project. कह रहे हैं जो भी, जैसे मान लीजिए जब भी पब्लिक इशू निकाला जाता है दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है? मान लीजिए कोई कंपनी है, वो एक अपना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रही है और उस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा रेज कर रही है, तो ये कह रहे हैं कि जितना पैसा आईपीओ से आएगा उसके अलावा आपके पास उस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए फर्म अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए चाहिए थे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? उसमें से आप कह रहे हो 20,000 रुपए हम आईपीओ से मंगवा लेंगे, ठीक है? बचे हुए 80,000 का क्या? वो जो बचे हुए 80,000 है उसका कम से कम 75% का आपने इंतजाम किया है कि नहीं किया है, इस बात की अश्योरिटी देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट इज फर्म अरेंजमेंट, फिक्स्ड अरेंजमेंट, ठीक है? तो इट हैज मेड फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स। क्लियर है ये पॉइंट? अब अगर ये कंडीशंस कंप्लाइड हैं अगेन, तो भी ये जनरल कंडीशंस हैं जो आईपीओ के लिए एप्लीकेबल हैं। ये पॉइंट बताइए क्या था? द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड ऑफर डॉक्यूमेंट शैल नॉट एक्सीड 25%। एग्जैक्टली 25% से ज्यादा नहीं कर सकते। यानी हम आईपीओ से जो पैसा रेज कर रहे हैं उस पैसे को हम उसी प्रोजेक्ट में लगाएं जिस प्रोजेक्ट के लिए रेज कर रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हो कि हमने आईपीओ के थ्रू पैसा रेज किया और इसको हम जनरल कंपनी पर्पस में लगा रहे हैं, कंपनी के खर्चों के लिए, तो ये आप कर सकते हो, बट मैक्सिमम 25%। 25% से ज्यादा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए एडिशनल कंडीशंस क्या हैं ऑफर फॉर सेल की? कैन यू फर्स्ट टेल मी व्हाट वाज ऑफर फॉर सेल? ऑफर फॉर सेल क्या था बताइए? कंपनी शेयर अलॉट करती है। ऑफर फॉर सेल में कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। जब कंपनी पब्लिक को शेयर देती है वो आईपीओ एफपीओ होता है। लेकिन अगर कंपनी ने शेयर अपने प्रमोटर्स को दे रखे हैं एंड प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स आर ऑफरिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक, दैट वाज नोन एज ऑफर फॉर सेल। उसका लॉजिक सिर्फ यही होता है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया जाएगा और प्रमोटर शेयर होल्डिंग को कम किया जाएगा, ठीक है? तो ये कंडीशंस थी ऑफर फॉर सेल की कि शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। जो शेयर ऑफर फॉर सेल में दिए जा रहे हैं वो प्रमोटर के पास कम से कम पिछले 1 साल से हो।
ठीक है, फाइन। और एक बात बताइए, मान लीजिए किसी के पास कन्वर्टेबल डिबेंचर था, ठीक है, 6 महीने उसके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर था और फिर 6 महीना वो शेयर में कन्वर्ट हो गया, बताओ उसका 1 साल काउंट कर लिया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? यानी जितने समय पे वो कन्वर्टेबल फॉर्म में था उसको भी इस 1 साल की लिमिट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो होल्डिंग पीरियड ऑफ सच कन्वर्टेबल सिक्योरिटी as well as that of resultant share together shall be considered for the purpose of calculation of 1 year period. Clear? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, ये लिखा था रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग इक्विटी शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year shall not apply। कह रहे हैं इन सिचुएशन में वो 1 साल होल्ड करने वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये पढ़ लिया था। एनी डाउट इन दीज पॉइंट्स? हो तो पूछ लीजिएगा। पक्का? चले आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए फिर हम। ओके, ये थी एलिजिबिलिटी कंडीशन नंबर 3, ठीक है। और इसके बाद वील कम टू वारंट्स। क्या होते थे वारंट्स? वारंट क्या होता था? किस में कन्वर्ट हो जाता था वारंट? शेयर में। कई बार ऐसा होता है, जैसे आज मान लीजिए हमने कंपनी में अप्लाई किया शेयर के लिए, लेकिन कंपनी आज हमको शेयर अलॉट नहीं कर सकती, तो कंपनी हमको क्या दे देती है? वारंट। जैसे आप वैसे ही समझ सकते हो, वारंट इज द सेम थिंग एज अ कूपन। आज हमने आपको कूपन दिया और हमने कहा ये कूपन ले लो और परसों आके इस कूपन के बदले में सामान ले लेना। सिमिलरली आज कंपनी ने वारंट इशू किया है और वो वारंट विल बी कंपल्सरीली कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं वारंट को इशू करने की क्या शर्तें हैं? द इशूअर शैल बी एलिजिबल टू इशू वारंट्स इन आईपीओ सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। टेन्योर ऑफ सच वारंट शैल नॉट एक्सीड। ये वारंट का टेन्योर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 18 मंथ्स। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन कि टेन्योर 18 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता? मतलब हाँ, द वारंट विल हैव टू बी कंपल्सरीली कन्वर्टेड इनटू शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। इट्स वेरी गुड। इससे पता चल रहा है कि आपने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ के आए हैं, पढ़ा था ना, तभी आंसर दे पा रहे, वरना ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है। सेकेंड, अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में हैव वन और मोर वारंट्स अटैच्ड टू इट। कह रहे हैं जो भी सिक्योरिटी उसके साथ, कई बार ऐसा भी होता है कि आज हमने आपको एक शेयर दे दिया और शेयर के साथ एक वारंट है, इसका मतलब वो जो शेयर है वो तो मिल ही गया और वो वारंट भी फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में, ठीक है। द प्राइस और द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस शैल बी डिटरमाइंड अपफ्रंट। इसका मतलब बताइए क्या हुआ? वो वारंट जब शेयर में कन्वर्ट होगा तो कितने रुपए में होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा आज हम आपको 10 रुपए का वारंट दे रहे हैं, जब ये वारंट शेयर में कन्वर्ट होगा तो आप हमको 5 रुपए और दे दीजिएगा एंड आई विल कन्वर्ट दिस वारंट इनटू शेयर, राइट। नाउ ये जो 5 रुपए का कन्वर्जन प्राइस है, दिस हैज टू बी डिसाइडेड अपफ्रंट। अपफ्रंट मींस पहले ही, ये पहले ही बताना पड़ेगा कि आज तुम ये वारंट ले जाओ 10 रुपए का, और 10 रुपए का वारंट ले जाने के बाद 5 रुपए और देके यू विल बी एबल टू कन्वर्ट इट। So the conversion price has to be decided earlier, and at least 25% of the consideration shall also be received upfront. बताओ किसका 25%? हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से किसका 25%? 10 का कि 5 का? देखिए लिखा है द प्राइस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस शैल बी डिटरमाइंड अपफ्रंट एंड डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, एंड एट लीस्ट 25% of the consideration amount based on the exercise price shall also be received upfront। यानी जो प्राइस आपने डिसाइड किया है कि इतना कन्वर्जन प्राइस होगा, जो 5 रुपए आपने डिसाइड किया है उसका 25% दे भी दो। तो आज आप हमें 10 रुपए भी दे दो और वो जो 5 रुपए का कन्वर्जन प्राइस है उसका 25% भी आज दे दो, यानी कि बाद में सिर्फ 75% पैसा दे करके आप अपने वारंट को किस में कन्वर्ट करा सकते हो? शेयर्स में। ओके फाइन। डी वाला पॉइंट आ गया था। अगर वारंट होल्डर does not exercise the option to take equity share, वारंट होल्डर ने बाद में मना कर दिया कि हम इसके बदले में शेयर नहीं लेंगे, तो क्या होगा? कह रहे हैं जो भी कंसिडरेशन वो दे चुका है shall be forfeited। Any doubt till here? ठीक है। Shall I reduce the speed or increase the speed, or the speed is okay? मतलब स्पीड कम कर दें अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो, मतलब थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ाई थी बिकॉज चैप्टर बड़ा है तो वी नीड टू कवर एवरीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है तो आई कैन रिड्यूस द स्पीड अ बिट। ऑनलाइन वालों को आराम है, वो इनटू 7.75 कर लेंगे,
ठीक है, ऑफलाइन वालों को बताना पड़ेगा, हम अपने सॉफ्टवेयर में डाल दे रहे 0.75 वाला, ठीक है, सही है, ठीक है, चलो ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर एफपीओ, इसके पॉइंट्स एग्जैक्टली वही हैं, ठीक है, सेम पॉइंट्स, डिबार्ड नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर्स डिबार्ड नहीं होने चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए और फ्यूजिटिव ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। तो जो आईपीओ के थे द सेम पॉइंट्स आर एप्लीकेबल फॉर एफपीओ एज वेल। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अगर आपने देखा हो तो आईपीओ में 4 थी प्लस ऑल्टरनेट वाला था, ठीक है, नेट एसेट की थी, देन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की थी, ठीक है, 4 थी, और अगर उन चारों में से कुछ भी नहीं तो ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी था। ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी में 2 शर्तें थी, क्या, बुक बिल्ड के थ्रू होना चाहिए और 75% क्यूआईबी को होना चाहिए। एफपीओ की एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखो क्या है, सिर्फ 2 हैं। पहला वही जो नेम चेंज वाला था कि अगर उस कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है तो कम से कम 50% ऑफ द रेवेन्यू उस न्यू नेम से होना चाहिए, और दूसरा इफ एन इशूअर डज नॉट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन, ये वाला पॉइंट बताओ क्या हुआ, वही ऑल्टरनेट, ये भी तो वही हुआ ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर अबव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये भी वही है, बुक बिल्ड इशू के थ्रू कर लीजिए और 75% दे दीजिए क्यूआईबी को, ठीक है। तो आईपीओ में ज्यादा कंडीशंस थी, एफपीओ वाला कंपनी क्योंकि ऑलरेडी शेयर इशू निकाल चुका है तो उसके लिए सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। जनरल कंडीशंस की बात करें अगेन सेम, ठीक है, ये सेम पॉइंट्स हैं जो उसमें थे आईपीओ के, सेम एज एन आईपीओ। चलो इशू ऑफ वारंट्स सेम, ठीक है, अच्छा ये भी आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा, थ्योरेटिकल मैटर है, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर एंड ऑल, आई एम ऑल्सो स्किपिंग दिस, डिस्क्लोजर भी हम स्किप कर रहे हैं, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट भी। इन टॉपिक्स में से किसी में भी अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज हमको रोक के पूछ लीजिएगा, हम आ रहे हैं। अच्छा एसबा क्या था, व्हाट वाज एसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, याद आया इसमें क्या था, पहले तरीका क्या होता था कि हमें एप्लीकेशन का पैसा भिजवाना पड़ता था, ठीक है, तो जब तक अलॉटमेंट नहीं मिलती थी तब तक वो पैसा कंपनी के पास ही रहता था। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट में बताओ पैसा कहाँ ब्लॉक्ड रहता है, बैंक अकाउंट में, यानी जिसने शेयर अप्लाई किया है उसी के बैंक अकाउंट में वो पैसा ब्लॉक्ड हो जाता था, और जब अलॉटमेंट हो जाती थी तब वो पैसा उसके अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में जाता था, दैट वाज एसबा। ओके, एक टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ इंसेंटिव, कह रहे हैं कोई भी कंपनी किसी को भी इंसेंटिव नहीं देगी अप्लाई करने के लिए कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करिए, बदले में हम आपको गिफ्ट कूपन देंगे या बदले में हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, ये नहीं करना है, ठीक है, तो किसी भी तरीके का इंसेंटिव देना प्रोहिबिटेड है। एनी पर्सन कनेक्टेड विद द इशू शैल नॉट ऑफर एनी इंसेंटिव वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन एनी मैनर, whether in cash or kind or service or any person for making an application in IPO. Security deposit करना पड़ता है, the issuer shall before opening the subscription list, किसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है तो ये कह रहे हैं उसके पहले कम से कम 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ इशू साइज का सिक्योरिटी डिपॉजिट इनको करना पड़ेगा, किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास, ओके। ओपनिंग ऑफ द इशू, कह रहे हैं अ पब्लिक इशू में सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस में बी ओपनड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी, ये क्या था बताओ, इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी ये क्या था, व्हाट वाज दिस, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर जो हमने सेबी को दिया था, तो जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर हमने सेबी को दिया था, जिस दिन सेबी ने उसमें अपने आंसर्स दे दिए, जिस दिन सेबी ने उसमें अपनी गलतियां निकाल दी, ऑब्जर्वेशन दे दिए, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर हमको पब्लिक इशू लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। अंडरराइटिंग पे आ जाइए, व्हाट वाज अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, व्हाट वाज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू निकालती है तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कम से कम 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाए, और अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होगा तो पूरा का पूरा इशू फेल हो जाएगा। तो अपने इशू को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंपनी किससे टाई अप कर लेती है, अंडरराइटर से, कि भाई जितना लोगों ने ले लिया तो ले लिया, जो उन्होंने नहीं लिया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंडरराइटर्स सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए लिखा है इफ एन इशूअर मेक्स एन आईपीओ एंड एफपीओ
other than through book building process desires to have the issue underwritten, it shall appoint the underwriters. कह रहे हैं अगर other than book building है तो आपको underwriters के साथ contract करके उनको appoint करना पड़ेगा. And if the issuer makes a public issue through a book building process, अगर book building process के through कर रहे हैं, then the issue shall be underwritten by lead manager and syndicate member. I hope आपको याद है ये lead manager कौन होते थे? कौन होते थे ये लोग? मर्चेंट बैंकर होते थे जो पब्लिक इशू को मैनेज करते थे. ठीक है. However, at least 75% of the net offer to the public is proposed to be compulsorily allotted to the QIB and it cannot be underwritten. तो जो हमें 75% कंपल्सरली QIB को देना था उसका अंडरराइटिंग नहीं हो सकता. ओके. मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ. अभी अभी हमने आपको बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कितना इंश्योर करना पड़ता है. 90% ऑफ द ऑफर शुड हैव बीन सब्सक्राइब्ड. ओके. एनी डाउट टिल हियर? नो. ओके. पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन पे आ जाइए. देखिए पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन में कितने दिन के लिए खुला रहता है आईपीओ या एफपीओ? मिनिमम 3 days एंड नॉट मोर देन 10 days. यानी कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन. वैसे आपको पता है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ निकलते हैं, ये 10 दिन तक पहुंच ही नहीं पाते. जैसे ही खुले वैसे ही ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए और बंद हो गए. कुछ कुछ कंपनीज के शेयर्स की तो इतनी डिमांड होती है, जैसे मिनिमम 3 दिन के लिए खुलना होता है उनको, वो 3 दिन के लिए खुले, जैसे ही खुले ओवर सब्सक्राइब्ड होते जा रहे हैं. अब ओवर सब्सक्राइब भाई 1 लाख शेयर्स उनको अलॉट करने थे, अभी तक 10 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी हैं. तो ये खुलते ही ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, हेविली इन डिमांड. ठीक है. तो इसलिए कह रहे हैं कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए खुला रह सकता है. इन केस ऑफ रिविजन इन द प्राइस बैंड, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ प्राइस बैंड? प्राइस बैंड किस सिस्टम में यूज करते थे हम लोग? बुक बिल्ड इशू. प्राइस बैंड वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर प्राइस एंड कैप प्राइस. याद आया? फ्लोर प्राइस क्या था? मिनिमम प्राइस, और कैप प्राइस हायर प्राइस. ओके. तो ये कह रहे हैं इन केस ऑफ रिविजन इन द प्राइस बैंड issuer shall extend the bidding period disclosed in red herring prospectus for a minimum period of 3 working days. तो अगर प्राइस बैंड में कोई रिविजन आया है तो टाइम को 3 दिन और बढ़ाया जा सकता है. What is a force majeure clause? फोर्स मेजोर मतलब अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन है, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, स्ट्राइक हो गया या कुछ हो गया, ऐसी सिचुएशन पे हम लोग इसके टाइम पीरियड को और एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं. इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द अलॉटमेंट ऑफ नॉट मोर देन 1% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट इन मिनिमम लॉट्स. बताइए ये क्या था? हाँ, राइट, एब्सोल्युटली. पहली चीज तो आपको ये याद होगा कि आईपीओ वगैरह में जब भी शेयर्स खरीदे जाते हैं दे हैव टू बी लॉट्स. तो ये कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है लॉट को पूरा करने के लिए कुछ एडिशनल शेयर और इशू करने पड़ते हैं, बट दैट हैज टू बी मैक्सिमम 1%. यानी 1% और ओवर अलॉटमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं. ओके. मॉनिटरिंग एजेंसी. मॉनिटरिंग एजेंसी मतलब जब बहुत बड़ा इशू होता है, देखो 100 करोड़ से ज्यादा का इशू होता है. 100 करोड़ का मतलब समझ गए, एक बहुत ह्यूज अमाउंट है. कह रहे हैं जब 100 करोड़ या उससे ज्यादा का इशू है तो इस प्रोसीड्स को, इन फंड्स को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या को शेड्यूल्ड बैंक को मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह अपॉइंट कर लिया जाता है कि भाई आप ये देखोगे कि ये 100 करोड़ रुपया कैसे आ रहा है, कैसे यूज हो रहा है. तो जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा के इश्यूज होते हैं, अब 100 करोड़ का फंड आ रहा है तो उस फंड को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह अपॉइंट कर दिया जाता है. ओके, फाइन. ओके, नेक्स्ट आ जाइए. एडवर्टाइजमेंट तो कर लेंगे, ठीक है. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है. अच्छा, एप्लीकेशन एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू. अ पर्सन शैल नॉट मेक एन एप्लीकेशन इन द नेट ऑफर कैटेगरी for a number of specified security that exceed the total number of securities offered to the public. यानी कि ये कह रहे हैं मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू होगी और आपकी कैटेगरी के लिए जितनी कैटेगरी रिजर्व की गई है उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते. ओके. द इशुअर शैल स्टिपुलेट इन द ऑफर डॉक्यूमेंट
minimum application size in terms of number of security which shall fall within the range of minimum application value of 10,000 rupees to 15,000. यानी मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू यानी एक इन्वेस्टर कम से कम कितना रुपया अप्लाई करेगा, दैट हैज टू बी बिटवीन 10,000 and 15,000. Any confusion till here? Okay. Manner of calls is I think okay. Manner of call में कोई डाउट? अच्छा, अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. हाँ, अब इलस्ट्रेशन पे आइए. फर्स्ट वाले में कोई डाउट? हमको ऐसा लगता है सेकंड में डाउट होगा क्योंकि वो हमने होमवर्क दिया था, है ना. अच्छा, फर्स्ट हो गया था वो तो हमने खुद ही सॉल्व कर दिया था पूरा. सेकंड में आ जाए फिर सीधे. चलो एग्जाम्पल नंबर बी पे आ जाइए. ये वाला आपको कम समझ में आया था. वैसे अगर आप देखें तो एग्जाम्पल नंबर बी के जो डेटा है वो कुछ कुछ सेम है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था. जैसे ही कह रहे टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी 600 रुपए के हिसाब से है. 1 करोड़ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर करी गई हैं और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कितनी सिक्योरिटीज है? 35 लाख. इसके बाद कह रहे हैं इशू इज ओवरऑल सब्सक्राइब बाय 7 टाइम्स. ओवर सब्सक्राइब्ड है 7 टाइम्स, जबकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब्ड है 9.37 टाइम्स. लेकिन इन सब डेटा का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में. अभी हम आपको बताएंगे किसका यूज है. द इशूअर हैज डिसाइडेड मिनिमम बिड साइज एज 20. मिनिमम बिड साइज एज 20 का मतलब हर इन्वेस्टर को कम से कम कितने का लॉट मिलेगा? 20. ठीक है, 20 तो मिलेगा ही मिलेगा उसको. टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया जरा देखो. टोटल ऑफ 2 लाख रिटेल इंडिविजुअल्स हैव अप्लाइड इन द इशू इन वेरिंग नंबर ऑफ बिड लॉट्स 1 to 16 बेस्ड ऑन मैक्सिमम एप्लीकेशन साइज ऑफ अप टू 2 लाख. यानी 2 लाख रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया. ठीक है, अब ये वाली रिक्वायरमेंट पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 7th पॉइंट देखिए, सिंस द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, बताइए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए टोटल शेयर कितने रखे गए थे? 35 लाख. ये क्वेश्चन में दिया था, पलट के देखते जाओ क्वेश्चन में दिया है कि नहीं. फर्स्ट पॉइंट में देखो दिया था, रादर सेकेंड पॉइंट में. रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए हमें कितने शेयर्स रखे थे? 35 लाख. और कह रहे हैं मिनिमम बिड लॉट इज 20 शेयर, यानी 35 लाख शेयर देने हैं और एक इन्वेस्टर को 20 शेयर देने हैं. तो क्या आप बता सकते हो कितने इन्वेस्टर्स को देने होंगे? हमने आपसे क्या पूछा? टोटल शेयर्स कितने देने हैं? टोटल शेयर्स थे 35 लाख. ठीक है, और 20 शेयर देना है एक इन्वेस्टर को. तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर बताओ कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इन्वेस्टर कैसे निकाला? 35 लाख डिवाइडेड बाय 20, ये कितना आ जाएगा? 1,75,000. इसका मतलब समझे, पहले समझो ये क्या निकला है. 35 लाख शेयर देने थे और एक इन्वेस्टर को कम से कम 20 देने हैं. ठीक है, तो कितने इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे हमें? 1,75,000 इन्वेस्टर्स हैं ये. ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना. पहले बताओ 1,75,000 पे आ गए सब? यहां तक समझ में आ गया? कुल 35 लाख शेयर थे और एक इन्वेस्टर को 20 शेयर मिलने हैं. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स? 1,75,000. अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन में देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 2 लाख रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन. 1 मिनट के लिए स्क्रीन में देखो, बाकी लिख लेना. अब ध्यान से देखो, 2 लाख रिटेल इंडिविजुअल्स ने अगर अप्लाई किया था, लेकिन हम दे कितनों को रहे हैं? 1,75,000. तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से देखो, अगर एक इन्वेस्टर ने अप्लाई किया होता तो उसको कितने शेयर मिलते? 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख. तो फिर अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ. ठीक है, देखिए अब ये रीड करेंगे हम लोग चार्ट. कह रहे हैं फर्स्ट एक लॉट लिया है, ये मान लो मिस्टर ए है. ठीक है, मिस्टर ए ने एक लॉट लिया है. नंबर ऑफ शेयर्स इन ईच लॉट 20. ठीक है, नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाइंग एट ईच लॉट. और ए जैसे कितने लोग हैं? 10,000. क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये एक का नहीं है, एक इन्वेस्टर. चलो ए हटा दो, कंफ्यूजन होगा आपको. 10,000 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं
जिन्होंने एक लॉट के लिए अप्लाई किया है, और एक लॉट में शेयर कितने थे? 20, यानी 10,000 शेयर होल्डर्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 2 लाख। अब हम लोग ने अपना सिस्टम क्या बनाया था, अगर 2 लाख ने अप्लाई किया है तो उनको 175 मिल रहा है, तो अगर एक ने किया होगा तो 175 डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो अगर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो उनको कितने शेयर मिल जाएंगे? 8750। देखो 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 10,000। अब समझ में आया कैसे निकला? फिर से एक बार बता दे रहे, यहां तक पहुंच गए थे हम लोग, 1,75,000 तक पहुंच गए थे। 1,75,000 कैसे निकला था? टोटल शेयर्स 35 लाख देने थे, और एक इन्वेस्टर को हम कितने शेयर देने थे? 20। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे निकाले हमने? 35 लाख डिवाइडेड बाय 20 विच इज 1,75,000 इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब हमने आपसे ये कहा देखिए, हाँ, अब हमने आपसे ये कहा कि 2 लाख इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था। जब 2 लाख इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था तो मिनिमम बिड 20 की कितने लोगों को मिली? 1,75,000। तो अगर एक इन्वेस्टर ने अप्लाई किया होता तो उसको कितना मिलता? 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो अगर 10,000 इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया है तो इनको कितना मिलना चाहिए? 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 10,000। दिस इज 8750, ये लिखा हुआ है। अब क्लियर हो गया? आई थिंक अब बाकी हो जाएंगे सेम, सब में बस यही रेशियो लगा देना, हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेना इस फिगर से, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। बताइए अब समझ आया कि नहीं आया? आ गया सबको? पक्का? नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन, डन। चले आगे। चलो अब यहां पर आ जाइए, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट। ये भी वही है, जब एक बार इशू कंप्लीट हो जाएगा तो भी एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया जाएगा कि किसको किसको कितने कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट में मेन आपका डाउट वही था, वो एग्जाम्पल है ना, बाकी सब तो समझ ही आ गया था। पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड मैनेजर, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले पे आते हैं सीधे। हाँ, इस पे आ जाओ, डिफरेंशियल प्राइसिंग। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, पहले भी किया ही होगा। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब जब कोई कंपनी पब्लिक इशू निकालती है तो अलग अलग कैटेगरीज से अलग अलग प्राइस पे चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले देखिए किसकी कैटेगरी लिखी है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। बताइए रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते कौन थे? जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बाकियों के कंपैरिजन में सस्ते में दिया जाएगा कि महंगे में? सस्ते में। कह रहे हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हम लोग कम प्राइस पे शेयर इशू कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी लोअर बाय मोर देन 10%। इसका मतलब अगर हमने बाकियों को 100 रुपए पे दिया है तो हम इनको 90 रुपए से कम पे इशू नहीं कर सकते। इन केस ऑफ बुक बिल्ट इशू, अगर एंकर इन्वेस्टर को दे रहे हैं, so it shall not be lower than the price offered to other applicant. What was anchor investor? बताइए एंकर इन्वेस्टर कौन था? ये पार्ट बी में पढ़ा है आपने। जो सबसे बड़ा सब्सक्राइबर होता था, जो किसी भी इशू में सबसे ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करता था, वो एंकर इन्वेस्टर होता था। तो ये कह रहे हैं अगर बुक बिल्ट इशू है तो एंकर इन्वेस्टर को कम पे नहीं देना, यानी जिस रेट पे हम बाकियों को दे रहे हैं उसी रेट पे हम एंकर इन्वेस्टर को भी देंगे। हाँ बेटा, हाँ एब्सोल्युटली, QIB की ही एक कैटेगरी है एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है, यही पूछ रहे थे? अच्छा,
नेक्स्ट कह रहे हैं इन केस द इशुअर ऑप्ट्स फॉर ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग, द इशुअर में ऑफर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एट अ प्राइस नॉट लोअर बाय मोर देन 10% ऑफ द फ्लोर प्राइस। तो अगर हम ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग में दे रहे हैं तो भी हम 10% से कम रेट पर दे सकते हैं, इससे ज्यादा से कम पे नहीं हो सकता। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए प्राइस अलग अलग डिसाइडेड है और इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल प्राइसिंग। प्राइस एंड प्राइस बैंड में कोई डाउट? वही कैप प्राइस फ्लोर प्राइस, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? ये वाला पॉइंट हाँ ठीक है, ले लेते हैं सेकंड वाला। देखिए द कैप ऑन द प्राइस बैंड एंड द कूपन रेट शैल बी लेस देन और इक्वल टू 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। इसका मतलब कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस के बीच में 120% से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, 120% की रेंज रहेगी, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर प्राइस एंड द कैप प्राइस, एंड द फ्लोर प्राइस और द फाइनल प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू। कह रहे फेस वैल्यू से कम तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट इज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा टॉपिक भी था। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, किसी भी पब्लिक इशू में पब्लिक के पैसा लगाने के पहले ये जरूरी होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स भी पैसा लगाएं, क्योंकि पब्लिक भी ये देखना चाहती है कि भाई प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस है कि नहीं। अगर प्रमोटर्स पैसा लगा रहे हैं तो पब्लिक पैसा लगाएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रमोटर्स को एक मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, and that is what is known as minimum promoters contribution. कह रहे हैं the promoters of the issuer shall hold at least 20% of the post issue capital. नॉन एप्लीकेबिलिटी, कह रहे हैं जिस कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स हैं ही नहीं उनके ऊपर ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, वही चीज आ गई फिर से। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 20% एज द केस में बी, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन और बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। यानी पूरे इशू में कम से कम 20% सब्सक्राइब करना पड़ेगा किसको? प्रमोटर्स को। ओके, अच्छा बताओ ये जो प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन होता है ये पब्लिक के इशू करने के बाद मिलाते हैं या पहले देना पड़ता है इनको? पहले। कह रहे हैं प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन टू बी ब्रॉट इन बिफोर पब्लिक इशू ओपन। पहले इनको लाना पड़ेगा, बाद में पब्लिक लाएगी, तभी तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस होगा। और ये बताओ, मान लीजिए ये ले आए पैसा, उसके बाद ये विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनके ऊपर क्या लग जाएगा? लॉक इन पीरियड लग जाएगा। ओके, तो ये कह रहे हैं कि इनको पूरा का पूरा अमाउंट एक दिन पहले लेके आना पड़ेगा इशू ओपनिंग डेट से। लेकिन इनको एक बेनिफिट दिया गया था कि अगर इनका कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ से ज्यादा का है, ठीक है, तो ये 100 करोड़ पहले ले आए और बचा हुआ पैसा प्रोपोर्शनेटली लाएं, जैसे जब जब शेयर होल्डर से कॉल करी जाएगी तब तब इनसे भी कॉल कर लिया जाएगा। एनी डाउट? रिवाइज हो रहा है कुछ कुछ चैप्टर? ओके। इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर के कौन से शेयर्स प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं किए जाएंगे? फॉर एग्जांपल, प्रमोटर से कहा गया कि भैया 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल तुम्हारा होना चाहिए, तो प्रमोटर ने कहा हमारे पास पहले से बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कौन से ऐसे शेयर्स है प्रमोटर्स के जो उसके पास पहले से थे जिनको हम लोग मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं करेंगे। कह रहे हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 इयर्स। पिछले 3 सालों में अगर आपने कोई शेयर एक्वायर करा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी मान लीजिए प्रमोटर ने कंपनी को कुछ सर्विसेज दी और उसके बदले में कंपनी ने उसको शेयर इशू कर दिए। अब बताइए क्या ये शेयर उसके मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की 20% की लिमिट में काउंट होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर बोनस शेयर के तौर पर उसको कुछ शेयर्स फ्री में मिले हैं तो भी उसके मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होंगे। सीधी सी बात सोच के देखिए, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब पब्लिक ये जानना चाहती है कि प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है कि नहीं। अगर प्रमोटर का पैसा लगा है तो पब्लिक को सेटिस्फैक्शन है, लेकिन अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे शेयर मिला है, बोनस के फॉर्म में शेयर मिला हुआ है, या फिर प्रमोटर ने वो शेयर एक्वायर करा था लोअर प्राइस पे, यानी जब प्रमोटर ने खरीदा था कम प्राइस पे खरीदा था, वो भी शेयर्स इनके मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। एनी डाउट? ठीक है, फाइन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, एफपीओ के केस में भी यही सेम चीज है, मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब ये सेम पॉइंट्स हैं सारे।
देखो ये भी सेम है, इनएलिजिबल, ठीक है, ये एफपीओ वाला था, बस वो आईपीओ का था। लॉक इन रिक्वायरमेंट, बताइए कितने टाइम तक लॉक इन रहता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन? 1 ईयर और 3 ईयर? 3 इयर्स, जितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 3 इयर्स, और अगर उसके ओवर एंड अबव उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो 1 ईयर। ओके फाइन, नेक्स्ट। बीच में कुछ डाउट हो तो बताइएगा। मिनिमम ऑफर टू द पब्लिक में आ जाइए, रिजर्वेशन किस कैटेगरी के लिए कितना कितना रिजर्व्ड है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस मिल गया? बताइए रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस किस किस कैटेगरी के लिए रिजर्व करेंगे? एम्प्लॉइज के लिए और अपने प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डर्स के लिए। कितना कितना कर रहे थे? एम्प्लॉइज के लिए कितना करेंगे? 5%। मिल गया? एम्प्लॉइज के लिए देखिए रिजर्व हुआ है 5%, और शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व हुआ है 10%। अच्छा ये बताओ, एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में स्पिल हो सकता है? जैसे मान लीजिए एम्प्लॉइज की कैटेगरी में 5% रिजर्व करना था, लेकिन 5% सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो इसके जो बचे हुए हैं क्या वो दूसरी कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं? यस। और अगर मान लो सारी रिजर्व्ड कैटेगरी में कुछ बचा रह गया तो पब्लिक को ऑफर कर देंगे। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है, एनी अनसब्सक्राइब पोर्शन इन एनी रिजर्व्ड कैटेगरी में बी एडेड टू एनी अदर रिजर्व कैटेगरी, एंड अनसब्सक्राइब पोर्शन इफ एनी आफ्टर सच इंटर से एडजस्टमेंट shall be added to the net offer category. What was fast track FPO? Normally कंपनीज को आईपीओ या एफपीओ निकालने के पहले एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है सेबी को। सेबी उसमें चेंजेस बताता है। और एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, सिक्योरिटी डिपॉजिट की किसके पास करना पड़ता था? स्टॉक एक्सचेंज के पास। लेकिन एक बात बताइए, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सालों से अपनी शेयर्स इशू कर रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या उनको भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह निकालने की जरूरत है? नो। कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास इसलिए भेजा गया था कि भाई तुम पहली बार शेयर इशू कर रहे हो, सेबी ये देखना चाह रहा था कि तुमने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखी हैं उसमें। लेकिन वो कंपनी जो एक्सपीरियंस्ड कंपनीज हैं, ऑलरेडी कई बार पब्लिक इशू निकाल चुकी हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया गया कि ना ही तुम्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा और ना ही तुमको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा सेबी को। और इसलिए आपका आईपीओ एफपीओ का जो प्रोसेस है, बल्कि एफपीओ का जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो वो होता है फास्ट ट्रैक एफपीओ, और ये वो कंपनीज होती हैं जो फास्ट ट्रैक एफपीओ निकाल सकती हैं। याद आ गया पॉइंट? एनी डाउट इन दीज पॉइंट्स? देख लीजिए एक बार। एनी डाउट? ये एलिजिबिलिटी थी कंडीशन, अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं देन द कंपनी कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक आईपीओ, एफपीओ रादर। ठीक है, चले आगे। फाइन, ये देखिए, ये वाला एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाला याद है? ये कह रहे हैं, यहां से देख लो, ये वाला पैराग्राफ देख लो। ये कह रहे हैं द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एन एग्जिट ऑफर। एग्जिट ऑफर दिया जाएगा इन केस ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्ट और वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू इन ऑफर डॉक्यूमेंट। ना अगर मान लीजिए कंपनी ने ऑफर डॉक्यूमेंट निकाला और ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, लेकिन अगर कंपनी ने बाद में वो टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया या उसमें कुछ वेरिएशन किया, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। आई होप ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज नॉट अ न्यू थिंग। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पढ़ चुके हो बताओ जरा, कहाँ कहाँ पढ़ा है? डीलिस्टिंग में पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है एग्जिट अपॉर्चुनिटी? बहुत जगह पढ़ा है आपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या होता था, अच्छा बताओ प्रोसेस एग्जिट अपॉर्चुनिटी का? कौन किसको ऑफर देता था? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहते थे कि आप अपने शेयर हमको बेच के कंपनी छोड़ के चले जाइए, जिसका एक एग्जिट ऑफर प्राइस डिटरमाइन करते थे। ठीक है, तो यहां पर भी अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए गए हैं, तो जो प्रमोटर्स वगैरह हैं दे आर गोइंग टू ऑफर एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एनी डाउट इन दिस एग्जिट अपॉर्चुनिटी पोर्शन? पक्का? छोड़ दें, स्किप कर दें? आप तो नहीं छोड़ दोगे एग्जाम के लिए? अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होती थी?
75%। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू बी 25%। ठीक है, और यही चीज आपने डीलिस्टिंग में भी पढ़ी थी, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए। लेकिन कई बार प्रमोटर्स ज्यादा शेयर्स ले लेते हैं और उनकी होल्डिंग 75% से ज्यादा निकल जाती है। अगर ऐसा होगा तो कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, डीलिस्ट, और उन प्रमोटर्स को सबको क्या देनी पड़ेगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ओके, इसके बाद राइट इशू है। राइट इशू में बताओ कोई डाउट? राइट इशू तो सिंपल ही था आई गेस। राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, देख लीजिए एक बार टर्न करके कहीं पर कोई डाउट हो। राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू में कोई डाउट? पढ़ा था सबने, यहां तक का पढ़ा था? अच्छा, लेक्चर्स के साथ साथ चल रहे हैं कि पीछे छूट चुके हैं बहुत? साथ साथ चल रहे हैं। कितने घंटे पढ़ाई हो रही है आजकल? फोर्थ गियर लगा हुआ होगा ना? 10 घंटे, 15 घंटे, 10-15 घंटे तो चल रही होगी कम से कम। इस टाइम 10-15 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि उससे कम में समय बचा नहीं है आपके पास। सो 10 to 15 आवर्स, और बल्कि अगर आप सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो 10-15 घंटे तो हो ही जाते होंगे, है ना? पढ़ रहे हो ना पक्का? ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स में आ जाओ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब किसको शेयर दिए जाते थे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जब प्राइवेट प्लेसमेंट की जाती है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मींस इशू ऑफ eligible securities by a listed issuer to qualified institutional buyers on a private placement basis। तो जब प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे QIB को हम लोग ऑफर देते थे तो उसको कहते थे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। देखिए, आईपीओ का जो प्रोसेस होता है बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। कंपनी को पैसा रेज करना है, कंपनी ने कहा भाई हम आईपीओ लॉन्च करेंगे, एफपीओ लॉन्च करेंगे, तो दिस इज अ वेरी बिग प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को करना पड़ेगा और ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई सब्सक्राइब हो भी जाएगा कि नहीं। तो कई बार कंपनी जल्दी से पैसा रेज करने के लिए सिर्फ ऑफर देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, क्यूआईबी को, और उनसे कहती है भाई हम आपको ही ऑफर दे रहे हैं, आप ही सब्सक्राइब कर लो, आप ही हमें पैसा दे दो, क्योंकि वैसे भी ज्यादा अमाउंट कौन देने वाला है, क्यूआईबीज। तो ऐसा ऑफर जो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है वही एक्सेप्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। फिर इसकी ये कंडीशंस दी हुई हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट बताइए, देख लो एक बार फटाफट से पॉइंट सारे। ठीक है, चले आगे फिर। एनी डाउट इन एनी पॉइंट? ऐसा नहीं है कि इसके बाद इसके डाउट्स नहीं होंगे, अगर आप उसके बाद भी चाहोगे जब जब रिवाइज करना है कुछ भी तब भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे आईपीओ किसका, आईडीआर्स का। अब आईडीआर का मतलब ये शेयर कहाँ का होगा, फॉरेन कंपनी का, और ये लिस्ट कहाँ हो रहा है, इशू कहाँ हो रहा है, इंडिया में। तो देखो इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी वो ऐसे थी, एंड इशूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक एन इशू ऑफ आईडीआर ओनली इफ issuing company is listed in its home country। Can you tell me issuing company कौन है यहाँ, फॉरेन कंपनी, और वो फॉरेन कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए अपनी होम कंट्री में। होम कंट्री मतलब फॉरेन कंट्री, ठीक है, वहां पे लिस्टेड हुई होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले 3 सालों से वो अपनी कंट्री में लिस्टेड हो। द इशूअर इज नॉट प्रोहिबिटेड टू इशू सिक्योरिटी बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी। कहाँ की रेगुलेटरी बॉडी, वहां की रेगुलेटरी बॉडी से प्रोहिबिटेड ना हो। Issuer has a track record of compliance with securities market and any of its promoter or director is not a fugitive economic offender। और issue size इनका कितना होना चाहिए, shall not be less than 50 crore। there shall be at any given time there shall be only one denomination of IDR, एक ही कैटेगरी का IDR होना चाहिए। the issuer shall ensure that underlying equity share against which IDRs are issued have been or will be listed in its होम कंट्री बिफोर लिस्टिंग ऑफ आइडियाज इन स्टॉक एक्सचेंज। ये पॉइंट बताइए क्या है, ये थर्ड वाला।
शेयर्स के अगेंस्ट आईडीआर इशू हुए। आईडीआर कहाँ लिस्ट होंगे? आईडीआर कहाँ लिस्ट होंगे? इंडिया में। और वो शेयर कहाँ लिस्ट होंगे? फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो कह रहे हैं ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिन शेयर्स के आईडीआर यहाँ लिस्ट हो रहे हैं उनके शेयर भी उनकी होम कंट्री में लिस्टेड हो। ठीक है, एंड द इशूअर शैल इंश्योर दैट अंडरलाइंग शेयर्स शैल रैंक पारी पासू विद द एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द सेम क्लास। एनी डाउट? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Issuer making an IPO shall satisfy the conditions of Chapter 9 of SEBI regulation. Entity is not eligible to make an IPO. Again, ये वही पॉइंट है 4, बस ये किसके लिए है? SMEs के लिए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अगर अपने शेयर इशू करना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये इनएलिजिबिलिटी की कंडीशन देखो 4 सेम है कि वो डिबार्ड नहीं होने चाहिए, एक्सेस करने से विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। यही 4 पॉइंट्स आईपीओ के भी थे, यही 4 पॉइंट्स एफपीओ के भी थे। ओके फाइन। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एन आईपीओ देखो लिखा है एन इशूअर, अब क्योंकि ये एसएमईज हैं, इशूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ ऑफर ओनली इफ इट्स पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़। 10 करोड़ से कम का अगर उनका पोस्ट इशू कैपिटल है तो वो आईपीओ निकाल सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर, एसएमई के अंदर। ओके, इशूअर हुज पोस्ट इशू फेस वैल्यू इज मोर देन 10 करोड़ एंड अप टू 25 करोड़ मे ऑल्सो इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो फर्क क्या हुआ फर्स्ट और सेकेंड में? फर्स्ट वाला स्मॉल कंपनीज के लिए है और ये मीडियम के लिए है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है ना। तो ये कह रहे हैं 10 करोड़ से नीचे वाले हैं तो वो स्मॉल कंपनीज हैं आईपीओ निकालने के लिए, और अगर 10 करोड़ से 25 करोड़ तक है तो आप मीडियम एंटरप्राइज हैं। एसएमई हुआ ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और देख लो कोई डाउट इस टॉपिक पे? अच्छा, ये जनरल कंडीशंस बताओ पढ़ के क्या है? यही जनरल कंडीशंस और भी पढ़ी हैं आपने, कहाँ थी? आईपीओ एफपीओ पे याद आ गई जनरल कंडीशन? देखो ये वो सेकंड वाला पॉइंट देखो। ओके, नेक्स्ट इज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये किन कंपनीज के लिए है? जो इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के लिए है, उनको एक एडिशनल प्लेटफॉर्म दिया है कि भाई आपके शेयर्स हम लिस्ट करा देंगे। तो ये कह रहे हैं एन इशूअर, एलिजिबिलिटी मार्क कर लो, एन इशूअर विच इज इंटेंसिव in the use of technology, information technology, intellectual property, data analytics, biotechnology, nanotechnology, etc. इनमें से किसी एरिया में काम कर रहा है shall be eligible for listing on the innovators growth platform. ओके, कौन कौन हो सकते हैं? देखो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कह रहे हैं ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल फ्रॉम एटलीस्ट लास्ट 2 years ये लोग होल्ड कर रहे हो। यानी ये ऐसी कंपनीज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में वो कंपनीज लिस्ट करा सकती हैं जिनका कम से कम 25% प्री इशू कैपिटल इज हेल्ड बाय दीज एंटिटीज। ओके, इनको बेनिफिट मिलता है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्ट होने का, और इन्हीं को देखो बेनिफिट मिलता है लिस्टिंग विदाउट अ पब्लिक इशू। लिस्टिंग विदाउट अ पब्लिक इशू मतलब बिना पब्लिक इशू निकाले भी ये अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। यही बेनिफिट है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म का। टर्न कर लीजिए इफ यू हैव एनी अदर डाउट। आई थिंक बोनस में तो कोई डाउट नहीं होगा, बस दैट्स इट। अब एक बार फटाफट पूरा चैप्टर टर्न कर लीजिए, देखिए इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क। आई होप नाउ इट इज डन, अब रिवाइज हो गया। ठीक है, कोई भी टेक्निकल कंडीशन, कोई भी चीज ऐसी आपको लग रही हो तो पूछ लीजिए।